प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के संदर्भ में भारत का परिचय और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में आते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो भारत का भूगोल और इसमें भारत का परिचय। तो भारत के परिचय से आशय भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किस तरीके से इसका नामकरण हुआ और किस तरीके से इसकी अव्यवस्थिति जो भूखंडों के खिसकने के कारण कहाँ से कहाँ आकर ये अवस्थित हुआ और इसकी स्थिति जो वर्तमान में है वो किस प्रकार है। तो आइए जानते हैं। जो भारत है, जो प्राचीन भूखंड जो गोंडवाना जो दक्षिण अफ्रीका से खिसक कर उत्तर की तरफ आया और उसकी स्थिति जो है अब भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और वहीं पर उसको जो नाम दिया वह भारत है। तो भारत, अगर हम इसकी राजनीतिक विषय में अध्ययन करेंगे तो हम जो आर्टिकल 1 है उसमें भारत राज्यों का संघ है, ये पाएंगे। और आर्टिकल 393 में भारत का संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान या इंडिया पाएंगे। अब इसकी स्थिति क्या है? अब इसकी स्थिति को जानने के लिए हम बात करते हैं भू की। भू अर्थात पृथ्वी की। जो पृथ्वी है इसकी आकृति है लब्धाकार। तो ये जो आकृति हम देख रहे हैं, इस आकृति में जब हम गोलाकार आकृति को एक रेखा के माध्यम से दो भागों में विभाजित कर देंगे तो ये जो हमारी है समझने के लिए भू अर्थात पृथ्वी। तो पृथ्वी को हमने इस रेखा के माध्यम से दो भागों में बांट दिया। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तर होता है और नीचे का हिस्सा जो है वह दक्षिण होता है। तो इस तरीके से हम इसको उत्तरी ध्रुव और निचले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब ये जो रेखा है इस गोलाकार पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसलिए जो ये आधा गोला हो गया तो इसको गोलार्ध का, गोला धन अर्ध, गोले का आधा भाग। तो इस तरीके से ये है, इसको नाम दिया हमने भू मध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा हुई क्योंकि भू के मध्य से होकर गुजरती है, इस वजह से ये भूमध्य रेखा हुई। इस रेखा को अन्य नामों से भी जाना जाता है।
तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं और अन्य नाम विषुवत रेखा भी है। विषुवत रेखा। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा के जो नाम हैं वो 3 नाम हुए। एक भूमध्य रेखा, दूसरा 0 डिग्री रेखा, तीसरा विषुवत रेखा। इस तरीके से जब हम बात करते हैं अपने देश इंडिया की, तो हम पाते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है हमारा देश भारत स्थित है। यहाँ पर जो हमारा देश स्थित है, इस तरीके से अब हम इसको और भी समझेंगे जब हम इस तरीके से किसी मैप या किसी ब्लैक बोर्ड के सामने जब खड़े होंगे, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है मैप का वो उत्तर होता है, निचला हिस्सा होता है वो दक्षिण होता है, और जो बायां हिस्सा होता है वह पश्चिम होता है, और जो दायां हिस्सा है वह पूर्व होता है। इस तरीके से हमने इन बातों को जाना। अब बात करते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो क्या हुई। भारत की स्थिति हुई, ये भूमध्य रेखा है और इसके उत्तर में ये स्थित होने के कारण ये जो भारत है हमारा, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में भी इसको नापने के लिए काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया गया। तो जो रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर जो पृथ्वी के परतः खींची जाती हैं, उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इस तरीके से अगर ये अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं तो ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं, और ये रेखाएं जब भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की तरफ पृथ्वी के परतः जब खींची जाती हैं तो ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। इस तरीके से इनकी जो संख्या है 90 दक्षिण की ओर और 90 पूरब की ओर। इस तरीके से अगर पूछ देता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो दोनों को मिलाकर 180 अक्षांश रेखाएं हुई। इसी तरीके से जो ध्रुवों से ध्रुवों को ये मान लीजिए आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से जो काल्पनिक रेखाएं ध्रुवों को मिलाने वाली, इस तरीके से ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के लिए हमने जो अक्षांश वो देशांतर रेखा खींची, तो ये जो रेखा है जब हमने इसको पूरब की तरफ खींचेंगे तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अगर यही रेखा ध्रुव से ध्रुव को मिलाकर खींचते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो ये पश्चिमी देशांतर हो जाती। इस तरीके से अगर इनकी जब हम संख्या गिनते हैं तो 180 पूरब की ओर और 180 पश्चिम की ओर। अगर टोटल कर देता है तो 360 हो जाता है दोनों का। तो इस तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, जब उसके कोण की बात करते हैं तो 360 डिग्री पृथ्वी के कोण की बात करते हैं, तो पृथ्वी का कोण जो है वो 360 डिग्री का हो जाता है। ये बात हमने जानी। अब बात करते हैं जो भारत के स्थिति के बारे में। तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इस बात को जाना। अगर सवाल आ जाता है कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमने वहाँ पर समझा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण ये
उत्तरी गोलार्ध में हुआ, तो भारत की स्थिति जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस बात का पता चला हमें। अब पूछ देता है कि कितने अक्षांशों के मध्य इसका जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, इस तरीके से प्रश्न करता है। तो आइए उन प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछ देता है तो ये आप याद रखिए, जो स्थल से चार डिग्री, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, इस तरीके से इसका हमने अक्षांशीय विस्तार जाना। और ये जो देखा हमने, जो हमारी भूमि से लगा हुआ कैमरन पॉइंट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, अगर उसको हम लेते हैं तो वहां पर हम पाएंगे 6 डिग्री 45 मिनट। तो इस तरीके से जब स्थल की बात करता है तो यहाँ पर, और पूरे उसमें बात करता है तो भूमध्य रेखा से जो दूरी है हमारी अक्षांशीय 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो डिग्री है, 1 डिग्री जो बराबर है, 1 डिग्री जो इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर 60 मिनट के होते हैं। अगर 60 मिनट को हम 1 डिग्री में लिखते हैं तो इस तरीके से 1 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसी तरीके से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इस तरीके से इस बात को भी जान लेना आवश्यक हो जाता। अब इसी तरीके से पूछ देता है कि भारत का देशांतरी जो विस्तार है वो कितना है, तो ये भी आना चाहिए। तो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। इन बातों को आपको अपनी स्मृति में हमेशा बना के रखना है। अब पूछता है कि जो मानक रेखा है, जो समय की मानक रेखा है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की समय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात जान गए। अब वो पूछता है, विकल्प में नाम दे दिए और एक ऐसा नाम दे दिया जो राज्य उसके अंतर्गत, इन 5 के अंतर्गत नहीं आता, तो नाम आने चाहिए। तो आप जान लीजिए उनको भी, अपना यूपी, फिर उसके बाद सीधा एमपी, फिर उसके बाद आप एमपी से बना छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्रा। तो इस तरीके से हमने देखा, ये हमारे 5 राज्य हो गए
तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। तो उधर से चलेंगे तो आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 5 राज्यों के नाम भी आने चाहिए। अब कहता है कि जो समय रेखा है वो भारत उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर पूछता है कि भारत की समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है, स्थान पूछ दिया। तो स्थान जो है हमारा इलाहाबाद, हो गया। अब पूछता है कि कितने जो देशांतर है, जो कितने देशांतर से होकर गुजरती है। तो देशांतर जो है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट, और इस तरीके से अगर नहीं हो तो 82 सही 1/2 भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आ जाता है तब सही है। और इस बात को आपको अपनी स्मृति में बना के रखना है कि 82.5 डिग्री। तो यहाँ पर भी पेच फंसा देता है कि जो पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पर हम देखें कि पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर हुआ इस तरीके से। जो भारत की समय रेखा यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद में भी एक स्थान है जिसको हम कहते हैं नैनी। अगर इलाहाबाद ना हो और नैनी दिया हो तो ये जो है नैनी स्थान जो है इलाहाबाद जिले में ही स्थित है। और ये जो है यमुना के दाहिने किनारे पर स्थित है। इस तरीके से यहाँ टेलीफोन की केबल्स फैक्ट्री भी है। ये आपकी अतिरिक्त जानकारी हुई। तो हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं जो ये जो भारत है उसकी कभी कभार लंबाई पूछ देता है, NS वेस्ट ईस्ट। तो ये जो लंबाइयाँ पूछ देता है कि भारत की जो भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई पूछता है तो अब कभी कभार भारत का जो भौगोलिक विस्तार पूछ देता है। तो भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत इसकी जो लंबाई पूछता है कि उत्तर से भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछता है। तो ये जो लंबाई हमारी है इसको भी याद रखना चाहिए, 3214 किलोमीटर। तो भारत की जो भौगोलिक विस्तार है उत्तर से दक्षिण की तरफ वह 3214 किलोमीटर का है। इसी तरीके से अगर पूछता है कि पश्चिम से पूरब भारत के पश्चिम से पूरब की चौड़ाई ये पूछ देता है। तो ये चौड़ाई भी आनी चाहिए। तो ये 2900
33 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना कि इसकी जो विस्तार सीमा है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक कितनी है और पश्चिम से पूर्व तक इसकी चौड़ाई कितनी है, इस बात को भी जाना। अब कभी कभार पूछ देता है कि भारत के जो स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है जो आप देख रहे हैं, जो स्थल से लगा हुआ जो क्षेत्र है वह उस बात की पूछता है। तो इसके अंतर्गत ये जो जलीय क्षेत्र भी आ जाता है समुद्र में, पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, इसको छोड़कर स्थल की पूछता है। तो भारत स्थल सीमा 15,106.7। अगर यहाँ पर 15,200 km आ जाए तब भी चलेगा, अगर ज़्यादा सटीक पूछता है तो ये, और अगर 15,200 भी आती है तब भी चलेगा। इस तरीके से आप भारत की जलीय सीमा तो यहाँ पर आप 7,516 इस तरीके से अगर 7,600 भी आ जाता है तब भी चलेगा। तो इस तरीके से ये हमने भारत के स्थल सीमा की लंबाई जो है वह 15,106 या 15,200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट के रूप में माना। इसी तरीके से भारत की जो जल सीमा की लंबाई है वह 7,516 या 7,600 किलोमीटर आ जाता है तब भी अप्रोक्सीमेट में चलेगा। तो इस तरीके से इस बात को जाना। अब बात करते हैं कि जो हमारा भारत है उसकी जो प्रादेशिक समुद्र सीमा ये कितनी होती है। तो प्रादेशिक समुद्र सीमा जो है 12 समुद्री मील और 1 समुद्री मील बराबर 1,824 km अर्थात 1,825 या 24 मीटर, 1,824 मीटर या 1,824 किलोमीटर। तो इस तरीके से अगर पूछता है कि संलग्न सीमा, यहाँ प्रादेशिक सीमा की बात की, यहाँ पर संलग्न समुद्र सीमा जो अगर पूछता है तो यहाँ पर ये जो है 12 की जगह 24 समुद्री मील हो जाएगा। इसी तरीके से अनन्य समुद्री सीमा अगर पूछता है तो ये 200 समुद्री मील हो जाएगी। इस तरीके से हमने इन बातों को जाना। अब बात कभी कभार पूछ देता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से ये जो है तथ्य अक्सर पूछे जाने वाले तथ्य हैं, इनको हमने जाना। अब बात करते हैं जो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी इसी क्लास में समझते हैं। अब पूछ देता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। अब जनसंख्या से संबंधित भी सवाल पूछता है। जो जनसंख्या हमारी है, हमारे अभी पास 2001 से लेकर 2011 तक की जो जनसंख्या है उसके आंकड़े हमारे भारत सरकार के पास हैं, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई। इस वजह से जो पुराने ही आंकड़े हैं उनको ही लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछता है 2011 की जनसंख्या की 10 की वृद्धि। तो ये आपकी 10 की वृद्धि है 17.7%। 10 की से आशा जो 2001 से लेकर 2011 की जो जनसंख्या है, इस का जो वर्षों का अंतराल है वो 10 वर्ष का है। इस वजह से 10 की वृद्धि जो है यहाँ पर 2001 से लेकर 2011 तक की जो जनसंख्या की वृद्धि जो है वो 17.7% की है। तो यहाँ पर इस बात को हमने यहाँ पर जाना। अब पूछ देता है कि इसमें भी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात और शहरी जनसंख्या का अनुपात भी पूछ देता है। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8, और जो भारत की शहरी जनसंख्या वह कितनी रह गई है यहाँ पर 31.2। इस तरीके से टोटल हुआ पूरा 100। तो अगर ये जो तथ्य हैं, चाहे आरओ की परीक्षा हो चाहे वनडे एग्जाम हो, ये तथ्य जो हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो अक्सर पूछ देता है, तो ये प्रतिशत हो गया। अब पूछता है कि इसकी जो जनसंख्या है तो 83.34 करोड़, और ये जो है आपकी 37.71 करोड़। इस तरीके से ये जो है जनसंख्या हुई ग्रामीण जनसंख्या, और ये जनसंख्या शहरी। ये जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में और जनसंख्या
प्रतिशत के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण जो जनसंख्या है 68.8% और शहरी जनसंख्या है वो 31.2%। इसी तरीके से पूछता है कि भारत भारत का जो पुरुष लिंगानुपात जो है कितना है, तो ये आपका 2011 में 943 जो है लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इसी तरीके से भारत का शिशु लिंगानुपात तो भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वो 919 है। इस तरीके से जो लिंगानुपात है उसको निकालने के लिए जो एक फार्मूला लगाया जाता है भारत की स्त्रियों की जनसंख्या बटे भारत के पुरुषों की जनसंख्या बटे 1000। इसी तरीके से जो शिशु लिंगानुपात है वहाँ पर जो 6 वर्ष की बालिकाएं हैं उनकी संख्या बटे 6 वर्ष के बालकों की संख्या गुणित 1000 करके निकाला जाता है। इसी तरीके से अब पूछ देता है कि भारत का जो है घनत्व जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 284 वर्ग किलोमीटर। तो इससे आशा ये है कि जो भारत की जनसंख्या है, पूरे भारत की जनसंख्या है, तो 284 पुरुष हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, या उनके हिस्से में 284 व्यक्तियों के हिस्से में जो है वो 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र उनके हिस्से में पड़ता है। का क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग किलोमीटर 284 व्यक्तियों के हिस्से में पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इस घनत्व को जाना। तो घनत्व से आशय जो कोई स्थान है, किसी देश स्थान की जो जनसंख्या और बटे किसी देश
या स्थान का जो क्षेत्र है, क्षेत्र या क्षेत्रफल, भारत का जो मैदानी क्षेत्र कितना है? भारत का मैदानी क्षेत्र पूछ देता है, तो ये जो है कितने प्रतिशत है? यहाँ पर जो है ये सर्वाधिक प्रतिशत आता है 43%। इसी तरीके से अगर कहता है कि भारत का पठारी क्षेत्र, तो पठार की जब बात करता है तो ये आपका 27.7 हो जाएगा। इसी तरीके से पूछता है कि भारत का पहाड़ी क्षेत्र 18.6। इसी तरीके से भारत का पर्वतीय क्षेत्र अगर पूछता है तो ये 10.7। इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आज की क्लास में हमने जो भारत की परिचय से संबंधित, भारत की स्थिति से संबंधित और आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए जो अति आवश्यक तथ्य थे उनको हमने समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और आपके सुझाव जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं। आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।